हे एवरीवन, वेलकम बैक इन द लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 रहने वाला है आपका फंडामेंटल पार्टनरशिप वाले चैप्टर से। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि डे 1 में हमने क्या किया था। फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं। तो बात करी थी हमने सबसे पहले बुक्स के रिगार्डिंग। 3 बुक्स मैं टी एस ग्रेवाल सर की बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ, साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। बुक नंबर 1, 2, 3 टी एस ग्रेवाल की सर की जो बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई हैं। और हमारे पास जो बिज़नेस करने की जो लीगल फॉर्म्स या लीगल आइडेंटिटीज़ होती हैं किसी भी बिज़नेस की, वो कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। जिनमें से जो लास्ट वाला है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका जो इंटेंशन काम है वो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए ही बनाए जाते हैं ये वाले बिज़नेस सेटअप, और इनका प्रॉफिट कमाना इंटेंशन नहीं होता है। उसके ऊपर सारे जितने भी बिज़नेस सेटअप्स हैं ये सारे प्रॉफिट के लिए ही बनाए जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, इन सभी के अपने अपने फीचर्स, डिमेरिट्स, मेरिट्स आपने 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर सुने होंगे, देखे होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करना हम 11th में ही ऑलरेडी सीख चुके हैं। 12th क्लास में हमें कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करनी है। पार्टनरशिप फर्म जो है, ऐसे तरीके के जो बिज़नेस है वो रेगुलेटेड होते हैं बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द कंपनी रेगुलेट की जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। जो हमारी बुक नंबर 1 है वो पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमें सिखा के जाएगी, और बुक नंबर 2 और 3 जो है वो हमारी को कंपनी के बारे में सिखा कर जाएगी। उसके बाद हमने सिलेबस देखा जिसमें से हम अभी पहला चैप्टर ही कर रहे हैं, और इस चैप्टर को हमने ओपन किया था। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि भाई पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमने जाना कि भाई जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में एक समझौता करते हैं और एक लीगल रिलेशन क्रिएट करते हैं प्रॉफिट लॉस को शेयर करने के लिए किसी भी लॉफुल बिजनेस से, और वो बिज़नेस कैसा होना चाहिए, उसमें म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। सब एक दूसरे के लिए काम करते हुए उसमें दिखाई देने चाहिए। अगर ये सब फीचर्स किसी बिज़नेस में हैं तो वो बिज़नेस पार्टनरशिप वाला बिज़नेस कहलाता है। ठीक है, ये बात हमें जो कही थी वो सेक्शन 4 ने कही थी। देखो यहाँ से सब ना MCQs बनते चलेंगे आपके, तो वीडियो को आप प्रॉपरली बारीकी से देखेंगे, टाइम देकर देखेंगे। जल्दबाजी में भागा दौड़ी आपको कुछ नहीं करना है। तो सेक्शन 4 यहाँ पे MCQ बन सकता है कि बताओ जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो किस सेक्शन के अंदर है। एग्जाम्पल मैंने MCQ बना दिया, सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 4, तो आंसर विल बी 4। तो ऐसे करके आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। डन। इसके अलावा यहीं तक हमने किया था। आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, और पार्ट 2 के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे पार्टनर्स और फर्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए ना वापस एक बार बैक ही जाना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा एक चीज़ बतानी पड़ेगी आपको ये वाली स्लाइड पे। इस स्लाइड के अंदर अगर मैं बात करूं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, तो यहाँ पे एक ही पर्सन होता है और उसको ओनर बोलते हैं या फिर उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, मालिक। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में काफ़ी सारे लोग होते हैं और उन सभी को शेयर होल्डर कहा जाता है। इन सभी शेयर होल्डरों में से कुछ लोगों को चुना जाता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। इन शेयर होल्डरों में से ही कुछ जो शेयर होल्डर हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, और इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक पर्सन को हेड बनाया जाता है जिसको आप CEO बोलते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हो। सेम पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करूं तो जब जितने भी लोग इससे जुड़े हुए होते हैं वो सारे हमारे पार्टनर्स कहलाते हैं, पार्टनर्स। और इनमें से किसी एक पार्टनर को हेड बना दिया जाता है, उसको हम मैनेजिंग पार्टनर का दर्जा वहाँ पे उसका नाम दे देते हैं। HUF की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी लोग इसमें होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स उनको बोला जाता है, और उसमें से एक किसी को हेड बनाया जाता है जिसको हम कर्ता बोलते हैं, कर्ता। और वो हेड ऑफ द फैमिली होता है बेसिकली ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो कर्ता या फिर इसे मुखिया भी बोल सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो जितने भी लोग हैं इसमें इन सभी को मेंबर ही कहा जाता है, और इनमें से एक पर्सन को चुना जाता है हेड, जिसको आप यहाँ पे प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन देते हैं। NGO ट्रस्ट की बात करूं तो सारे लोग जितने भी हैं यहाँ पे सारे मेंबर कहलाते हैं, और इनमें से एक पर्सन को हेड बनाया जाता है जो कि ट्रस्टी यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैंने नाम बताने की आपको कोशिश करी है। तो मैं यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जोर दे रहा हूँ, तो अब हमें पता लग गया कि भाई पार्टनर क्या होता है। तो पार्टनर वो सभी लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो इंडिविजुअली अकेले अपने आप में ही वो क्या पार्टनर कहलाते हैं, और कलेक्टिवली इसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब बहुत सारे पार्टनर एक बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बिज़नेस फर्म कहलाएगी, और उस फर्म का एक नाम भी रखा जाएगा। ठीक है, वो फर्म नेम कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए A और B ये 2 मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए इन्होंने अपने बिजनेस का नाम रख दिया A&B एसोसिएट्स। ठीक है, तो A&B एसोसिएट्स तो फर्म का नेम हो गया। A और B जो है वो पार्टनर हो गए, इसको फर्म बोल सकते हैं। कलेक्टिवली दे नोन एज फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म है बेसिकली।
ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना, हु इज पार्टनर एंड व्हाट इज फर्म। फर्म इज अ पार्टनर्स कलेक्टिवली नोन एज फर्म, दैट्स इट। इतना आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ, उससे और थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। तो जो भी लोग पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो इंडिविजुअली अपने आप में पार्टनर का डेजिग्नेशन या पार्टनर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, पार्टनर कहलाते हैं। एंड कलेक्टिवली दे ऑल आर नोन एज फर्म। सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट का मैंने बात करी थी कि भाई जब भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो उनके बीच में लीगल रिलेशन जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है क्रिएट होता है। अब एग्रीमेंट जो है वो ओरली भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ओरली भी हो सकता है या फिर रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ट्रस्ट वर्दी है, मतलब किस में ज़्यादा जो है ट्रस्ट किया जा सकता है, ओरल वाले एग्रीमेंट में या रिटन वाले एग्रीमेंट में। ज़्यादातर कई बार हम देखते हैं कि भाई दो दोस्त हैं बचपन से ही और वो बड़े होकर एक बिज़नेस सेटअप ऑन करते हैं और वो जो बिज़नेस सेटअप यूज़ करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म वाला करते हैं और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो ओरली डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो 50-50 बांट लेंगे या जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है वो ओरली डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब भी फ्यूचर में अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी डिस्प्यूट होता है उनके बीच में आपस में, तो वहाँ पे अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनकी मदद नहीं करेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि भाई उन्होंने जो है एग्रीमेंट ओरल किया हुआ था, तो ओरल का तो कोई सबूत है नहीं, तो फिर वहाँ पे उनको लीगल हेल्प भी नहीं मिल सकती है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि भाई आपको रिटर्न ही एग्रीमेंट करना है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये नहीं मेंशन है कि आपको रिटर्न में एग्रीमेंट करना है, ठीक है। यू कैन डू एग्रीमेंट इन ओरल और रिटन फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो। बट रिकमेंडेशन ज़रूर दी गई है कि आप जब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप रिटन फॉर्म में करें। तो यानी अगर मैं बात करूं रिटन एग्रीमेंट की, ऑब्वियस ही बात है ओरल एग्रीमेंट में हम उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं, हम जो भी बात करेंगे रिटन एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो रिटन एग्रीमेंट की जब बात कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द पार्टनरशिप डीड। डीड मीन्स एग्रीमेंट, सिंपल सीधी सी बात है। जैसे आप रेंट एग्रीमेंट देखते हैं, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट आपने देखा होगा, 3-4 पेजेस का रेंट एग्रीमेंट होता है। किसी लॉयर के पास चले जाओ, वो आपके लिए बना देगा, ठीक है। और उसकी वो थोड़ी सी फीस ले लेता है। जो भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं मकान मालिक और किराएदार के बीच, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, वो उसमें लिखी गई होती है, ठीक। तो इसी तरीके से एक पार्टनरशिप डीड भी जो है डिज़ाइन करनी पड़ती है। पार्टनर्स उसमें क्या करते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी उसके अंदर मेंशन करवा देते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स of a firm that outline the term and condition of partnership among the partners। यानी कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर हमारी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी हमारे पार्टनरशिप की, जो भी हमारी साझेदारी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसके अंदर रखी जाती हैं। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती हैं उसके लिए हमें अगले स्लाइड्स पे जाना पड़ेगा। और ये तमाम यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो है आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। ये आप जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं ना उसके अंदर भी ये मेंशन होगी, बट हमें ये 1 बाय 1 पढ़नी है और इनमें से कम 3-4 हमें एज इट इज़ याद भी होनी चाहिए, ताकि अगर हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 4 आइटम्स दैट इंक्लूड्स इन द पार्टनरशिप डीड, तो हम उसको लिख पाएँ कि भाई पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। और अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको ना एक रियल पार्टनरशिप डीड दिखा भी दूंगा, ठीक है। जैसे लीगल पेपर्स आपने एफिडेविट देखा होगा, स्टैम्प पेपर देखा होगा, वैसे ही आपकी पार्टनरशिप डीड भी ऐसे ही पेपर्स पे बनती है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इन जितने भी ये कंटेंट है पार्टनरशिप डीड के अंदर कवर होते हैं इनको एक एक करके पढ़ते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इनमें क्योंकि हमें सारे पढ़ने, सबके ऊपर मुझे चीज़ें बतानी है डेप्थ में, तो सुनते रहना 1 बाय 1, ठीक है। और नोट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आप अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट के बाद आप उसे नोट भी करते चलें। तो सबसे पहला है कि भाई नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसका आप क्या नाम रख रहे हैं और उसका क्या एड्रेस है वो आपको अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर सबसे पहले दिखाना पड़ेगा, ठीक है। भाई 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ये दोनों जाएंगे वकील के पास, किसी लॉयर के पास, एडवोकेट के पास, और वहाँ पे जाकर अपनी जो भी तमाम चीज़ें हैं वो एडवोकेट जो है वो उनसे पूछता रहेगा और ये बताते रहेंगे। एडवोकेट सबसे पहले पूछेगा बताओ जी आपके फर्म का नाम क्या रखना चाहते हो, तो ये बोलेंगे ए एंड बी एसोसिएट्स, तो पहले ए एंड बी एसोसिएट्स इनका नाम आ जाएगा, फिर इसका एड्रेस आ जाएगा फर्म का। उसके बाद और क्या चीज़ें होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो नेम एंड द एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेम प्रॉपर, मान लीजिए पहला पार्टनर है ए, फिर उसका एड्रेस केयर ऑफ कहाँ रहता है ये सब करके, फिर नंबर 2 पे बी, पार्टनर बी है और उसका केयर ऑफ कहाँ रहता है ये, इस तरीके से एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया होना चाहिए।
नेचर ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, क्या करते हो, आपका बिजनेस करता है क्या है, एजुकेशन सेक्टर में है, मेडिकल दवाइयाँ बेचता है, मसाले बेचता है, कपड़े बेचता है, क्या बिजनेस काम क्या करता है, वो काम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। किस चीज़ में आप डील करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। फिर है कि भाई कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट, कब से आपने स्टार्ट किया है, किस डेट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, कब से ये जो है एग्जिस्टेंस में आ रहा है आपका बिजनेस, तो वो डेट आपको स्पेसिफाई करके प्रॉपर तरीके से बतानी पड़ेगी। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, आपका जो बिजनेस है उसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। देखो पार्टनरशिप ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो दो तरीके के आपको यहाँ पे ड्यूरेशन देखने को मिलते हैं। एक होता है एट विल, एक होता है, ये चीज़ें नोट करनी है यार आपको साइड में, ठीक है, एट विल, और एक होगा आपका एट पर्टिकुलर। तो दो तरीके के पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरेशन के बेसिस पर। तो एट पर्टिकुलर और एट विल में क्या है, विल माने होता है इच्छा, है ना। तो अगर आपका मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है एट विल, दैट मीन्स ये जो पार्टनरशिप है ये इनडेफिनेट टाइम के लिए चलेगा। जब तक आप लोगों की इच्छा है तब तक ये बिजनेस चलेगा, जब आप लोग चाहेंगे तब ये बंद हो सकता है, अदरवाइज ये चलता रहेगा, ठीक है। और एट पार्टिकुलर में का मतलब हो गया कि भाई अगर मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये हाईवे बनाना है, ठीक है। मान लीजिए ए एक इंजीनियर है और बी एक पैसे वाला है, दोनों ने आपस में पार्टनरशिप करी और ये जो गवर्नमेंट का टेंडर था ये लिया और इसको कंप्लीट करा, हाईवे बनवाया, जैसे तैसे करके बनाया, और बाद में जैसे ये हाईवे कंप्लीट होगा ए अपने घर बी अपने घर, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप जो है फर्म जो बनी थी ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनी हुई थी। सो ऐसी पार्टनरशिप को हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। तो एक हो गई एट विल वाली पार्टनरशिप, या तो हो गई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अच्छा, पर्टिकुलर सिर्फ किसी टास्क को लेकर नहीं, कभी कभी टाइम फ्रेम को लेकर भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई जाती है। जैसे कि ए और बी पार्टनरशिप कर रहे हैं अगले 3 सालों के लिए, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जब पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है तो उस पार्टनरशिप फर्म को हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। और दूसरी तो आपको पता ही लग गया, एक विल वाली पार्टनरशिप भी होती है जो अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, अनलिमिटेड टास्क के लिए बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जब पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो उस फर्म के अंदर ऑब्वियस ही बात है पैसा लगाया जाएगा, दोनों पार्टनर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी। तो ए ने जो पैसा लगाया, बी ने जो पैसा लगाया, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जब ये फर्म स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे कितना किसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर दैट यू हैव टू मेंशन इन योर पार्टनरशिप डीड प्रॉपरली, सिंपल है। अच्छा, और एक चीज़ समझें, पार्टनर जब यहाँ पे अपनी कैपिटल दे रहा है, दोनों पार्टनर कैपिटल लगा रहे हैं। अब सुनो, ए और बी अगर इस पैसे को कहीं बैंक में डालते तो उनको इंटरेस्ट मिलता। तो सेम, क्योंकि हमें पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, तो ये दोनों चाहें तो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो जो कैपिटल हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फर्म साल के एंड में प्रॉफिट जो भी कमाएगी उसमें से हमें क्या दे, इंटरेस्ट दे हमारी कैपिटल पर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई रेट है वो स्पेसिफाई अगर ए और बी करना चाहते हैं तो वो अपनी डीड के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि सारे जो पॉइंट्स हैं ये मेंशन होने चाहिए आपकी डीड के अंदर, नहीं, ये ए और बी की जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होगा कि भाई वो कौन कौन से पॉइंट रखना चाहते हैं। हो सकता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट रखना ही ना चाहते हो, ठीक है। और अगर रखना चाहते हैं तो कितना, मान लीजिए ए ने लगाया 5 लाख रुपीज़, बी के पास पैसे कम थे, इसने 2 लाख रुपीज़ लगाए। अब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जो रेट डिसाइड किया हुआ है 10%, मतलब हर साल इनको इनकी कैपिटल का 10% जो है इंटरेस्ट मिला करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, क्या है का मतलब, देखो हमारे अकाउंट्स के अंदर 4 ही चीज़ होती है बेसिकली, 4 एस्पेक्ट होते हैं, 4 नेचर होते हैं हमारे एस्पेक्ट के। या तो कोई चीज़ एसेट होगी, या तो कोई चीज़ लाइबिलिटी होगी, या तो कोई चीज़ एक्सपेंस होगी, या तो कोई चीज़ इनकम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक खर्चा है। सिंपल सीधी सी बात है ना भाई, जो प्रॉफिट होगा उसमें से पहले पार्टनरों को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। सो दिस इज द खर्चा, सिंपल सीधी सी बात है। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर लोगों को, ये यहाँ पे डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए डीड नहीं बनाई और इन्होंने ओरली डिसाइड कर लिया था कि भाई 10% का रेट रहेगा। साल के एंड में ए कह रहा है कि यार मैंने ना थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगाया था, इस 10 को ना 12 कर दूँ। बी को ये प्रॉब्लम लगेगी, क्यों, क्योंकि भाई देखो जो प्रॉफिट कमाया, सुनना बहुत ध्यान से, जो प्रॉफिट आया उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, तो उसमें से तो 12% जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा और ए को बहुत सारा इंटरेस्ट चला जाएगा, तो बचा हुआ प्रॉफिट जब पार्टनरों को मिलेगा तो बी को थोड़ी सी कम प्रॉफिट आएगी।
तो ऐसे केस में बी उससे लड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये दोनों कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट इनकी मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओरली जो है टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए थे, इन्होंने डीड नहीं बनाई थी, तो कोर्ट यहाँ पे मदद नहीं करने वाला। इसीलिए कहते हैं कि डीड बना लो, रिटर्न में बना लो, बेटर रहता है। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ड्राइंग। आप दोनों मिलकर यानी पार्टनर्स मिलकर ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर पार्टनर को पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे चाहिए हों तो हम फर्म से कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके ए जो है पैसे निकाले ही जा रहा, नहीं, आपको वहाँ पे लिमिट बांधनी पड़ेगी कि भाई हम मैक्सिमम 10,000 तक जो है हर महीना जो है अगर अपने घर खर्ची के लिए पैसा निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, वी कैन विड्रॉ। तो वहाँ पे एक अमाउंट जो है वो आपको बतानी पड़ेगी कि अगर किसी पार्टनर को विड्रॉ करना है पैसा तो कितना साल के अंदर या महीने के अंदर कर सकता है। वो आप वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक लैंग्वेज, एक पैराग्राफ लिखवा के उस चीज़ को वहाँ मैंशन करवा सकते हैं उस एडवोकेट के थ्रू। ठीक है, सेम उस पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कैसे? अब भाई कोई पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ पे ए ने और बी ने जो है यहाँ से ड्राइंग निकाली है, पैसा लिया है एक तरीके से उधार फर्म से, तो अब ये लोग जो है इंटरेस्ट देंगे फर्म को, और दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए क्या काम करेगी? एक इनकम का काम करेगी। तो ये जो इसका जो इंटरेस्ट है, ये रेट भी आपको जो है डीड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है तो वो कितना इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा साल के एंड में, वो रेट आपको यहाँ पे मेंशन करवाना पड़ेगा, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन करवाया था। सेम सैलरी ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर भी ना अलग अलग तरीके के होते हैं, पार्टनर्स के टाइप होते हैं। एक होता है वर्किंग पार्टनर जिसने कैपिटल लगाने के साथ साथ काम भी संभाला, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर जो सिर्फ पैसा लगा के बस चला गया। ठीक है, तो वर्किंग पार्टनर है तो ऑब्वियस ही बात है और उसे सैलरी भी दी जानी चाहिए। तो अगर कोई पार्टनर वर्किंग है तो उसको कितनी सैलरी दी जाएगी वो डीड में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मान लो साल शुरू हुआ और ए दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? स्लीपिंग पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, बस इन्होंने पैसा लगाया और एम्प्लॉय रख के काम चालू कर दिया। बाद में ए ने 3-4 महीने बाद खुद से एक पोस्ट वहाँ पे संभाल ली और वो खुद भी काम अब खुद से संभाल रहा है ऑफिस को। तो वहाँ पे अब जब काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सैलरी उसको चाहिए होगी। तो अगर सैलरी चाहिए होगी तो उसको डीड में पहले मेंशन करवा देना था। जब उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करवाई थी तो वहाँ पे डीड में लिखवा देना था कि भाई भविष्य में फ्यूचर में अगर कोई भी पार्टनर एज अ जॉब मतलब एज अ वर्किंग यहाँ पे रोल प्ले करेगा तो उसको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो वो सब भी आप मेंशन करवा सकते हो। ठीक, अभी मैं रियल की डीड दिखाऊंगा, डोंट वरी। वहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपको दिखाऊंगा कि रियल में भी हैं या नहीं होते हैं, ऐसे करके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इसी के लिए तो मेरे ख्याल से पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ाइन की जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियस ही बात है, जो पार्टनर्स हैं जो भी प्रॉफिट बचेगा सारे खर्चे काट कूट के, जितनी भी इनकम हुई है उसमें से जब हम सारे खर्चे घटा देंगे तो वो जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर में या तीनों पार्टनर में या जितने भी पार्टनर हैं उनमें किस रेशियो में बटेगा, कितना कितना परसेंट बटेगा, वो रेशियो वो परसेंट आपको बतानी पड़ती है अपनी डीड के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ अकाउंटिंग पीरियड आपका क्या रहने वाला है। जनरली हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से और आपका 31 मार्च तक का जो है टेन्योर टाइम पीरियड चलता है, अकाउंटिंग पीरियड चलता है। तो यही सभी डेट्स के अंदर जो है लिखा हुआ होता है, तो सब यही लिखेंगे, ऑब्वियस ही बात है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट्स, तो जो फर्म के अकाउंट हैं उनको रिकॉर्डिंग करने के मेथड। अब यहाँ पे अगर मैं मेथड की बात करूँ तो 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा हुआ है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए करते हैं, यानी एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। तो इसके अलावा एक दूसरा बेसिस भी होता है कैश बेसिस। ठीक है, तो 2 तरीके के सिस्टम है हमारे अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के। कैश बेसिस में आप वो सारे खर्चे लिखते हो जो आपकी रियल में पॉकेट से जा रहे हैं, और वो सारी इनकम आप रिकॉर्ड करते हो अपने P&L में जो रियल में आपके पॉकेट में आ रही है। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? वो सारे खर्चे रिकॉर्ड करो जो ड्यू हो गए हैं। ठीक है, भले ही वो पेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। सेम वो सारी इनकम रिकॉर्ड करो जो ड्यू हो गई है, जो आपने कमा ली है, जो आपने अर्न कर ली है, भले ही वो रिसीव्ड हुई हो या नहीं हो, रिसीव डजंट मैटर। ठीक है, तो ये चीज़ इस बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। तो जनरली जो बिजनेसेस हैं वो सारे अकाउंटिंग जो है एक्रूअल बेसिस पे ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप कैश बेसिस पे कर रहे हैं देन यू हैव टू मेंशन दैट मेथड इन योर पार्टनरशिप डीड। सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, तो काफ़ी सारे हमने यहाँ तक पॉइंट कर लिए। एक बार मैं ना इसको मिटा देता हूँ और अगला देखते हैं पॉइंट हमारा ये वाला मेथड। किस चीज़ का मेथड है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जब बात करते हैं तो जब भी कुछ सेलेक्टेड केसेस के अंदर हमें अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। गुडविल का मतलब रेपुटेशन, यानी उसकी मार्केट में क्या रेपो है
वो रुपीज़ में कैलकुलेट करनी पड़ती है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि यार आप ईमानदार हो कि नहीं, तो आप बोलोगे यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक वैल्यू में बताओ, रुपीज़ में बताओ आप कितने ईमानदार हो, ठीक है, ताकि मैं ये कंपेयर कर पाऊँ कि भाई मान लीजिए आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, उसकी ईमानदारी भी अगर मुझे रुपीज़ में पता लग जाए और आपकी भी ईमानदारी अगर मुझे रुपीज़ में पता लग जाए, तो कौन ज़्यादा ईमानदार है वो उसको पता करना ईजी हो जाएगा। तो सेम हम जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी गुडविल जो है पता करते हैं, उसकी गुडविल की जो है वैल्यूएशन करते हैं बेसिकली। और वैल्यूएशन करने के 3 मेथड्स हमारे पास हैं जो कि हम आगे 3rd चैप्टर में कवर अप करेंगे, जिसमें से हमारा एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड देखने को मिलेगा और एक कैपिटलाइजेशन मेथड देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है, तो देयर आर 3 मेथड्स भाई, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। और जो भी तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट करोगे वो आपको पहले ही से ही अपनी डीड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि हम अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े अपनी गुडविल कैलकुलेट करने की तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं जो मन में आ रहा है उस मेथड को आपने अप्लाई कर दिया, नहीं, आपको पहले से ही उसको डीड के अंदर मेंशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डीड हर साल रिन्यू हो सकती है, जैसे 1 साल खत्म हुआ देन यू कैन एडिट दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड। ऑब्वियस ही बात है, जितने भी पार्टनर हैं उनके साइन भी लगेंगे और एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा, उसको आप उसे अपडेट या रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी उसमें क्लॉज है, जो भी बात है उसको अगर आपको चेंज करवानी है या एड ऑन करवाना है या डिलीट करवाना है देन यू कैन डू इजीली। दूसरा सवाल यहाँ पे उठता है कि गुडविल कैलकुलेट करनी ही क्यों है। तो देखो 4 केसेस हैं जहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, नया पार्टनर आपके फर्म में ज्वाइन कर रहा है तो वहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, छोड़कर जा रहा है फर्म को, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या फिर फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50% था और अब आप ने अपने आपस में समझौता करा और बोला कि यार परसेंटेज ना ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा रख लेता हूँ, तू थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो। तो ऐसे केस के अंदर भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। अब सवाल उठता है क्यों की जाती है, तो ये तो तभी पता लगेगा जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। कैसे की जाती है, तो देर आर 3 मेथड्स। कब कब किन किन केसेस में की जाती है, सो देर आर 4 केसेस व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म एंड व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट इट, तो हम इसे आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है कि भाई वेदर द फर्म्स बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, क्या फर्म की जो बुक्स हैं, यानी साल के एंड में जब हम बुक्स बनाते हैं, बुक्स बोले तो अपना P&L अकाउंट, बैलेंस शीट्स, तो क्या उनको ऑडिट करवाना है या नहीं, तो ये भी मेंशन आपको डीड के अंदर करवाना पड़ेगा। ऑडिट मतलब होता है एग्जामिनेशन। आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जब आप अपनी रिपोर्ट्स रेडी कर लेते हैं तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भेजते हैं, वो वहाँ पे चेक करते हैं कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन रिकॉर्डेड हैं, अकाउंटिंग के कोई रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो वो साइन मारते हैं आपकी बैलेंस शीट और आपके P&L में या जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें, और उसके बाद उसको वो बोला जाता है कि वो अब एग्जामिन्ड हो चुकी है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। दैट मीन्स अब वो रिपोर्ट जो है वो ऑडिटेड रिपोर्ट है, यानी उनकी ऑडिट हो चुकी है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऑडिटर मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑब्वियस सी बात है वो पर्सन जो ऑडिट कर रहा है। तो ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वो मोड आपको जो है अपनी पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार ऑडिटर जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए A और B पार्टनर है, ठीक है, और A की जो वाइफ है ना उसका जो भाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, तो A ने बोला कि भाई हम ना CA बना लेते हैं अपनी फर्म का, किसको, A ने बोला मैं अपने साले को CA बना लेता हूँ, ऐसा कुछ करके। तो ऐसे में तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहा, ये तो डिपेंडेंट हो गया ना, ठीक है, क्योंकि ये A का एक रिलेशन में आ गया है, तो रिलेशन में आ गया है तो ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑडिटर है वो हम कैसे चुनेंगे, अपने रिलेटिव्स में से ले सकते हैं या बाहर से लेंगे या वोट करेंगे या क्या करेंगे, कोई भी मोड है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि कल को लड़ाई ना हो पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। तो बोलता है कुछ रूल्स आपको अपने डीड के अंदर बताने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब भी किसी पार्टनर को आप एडमिट ज्वाइन करवा रहे हो, नए पार्टनर को, तो कैसे करवाया जाएगा। मान लीजिए A B C 3 पार्टनर है और यहाँ पे D ज्वाइन करना चाहता है इन लोगों को, तो हो सकता है आपने बोला हो कि भाई मेजॉरिटी अगर हाँ बोलेगी तो हम ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं। मान लो A और B बोल रहे हैं हाँ D तुम आ जाओ, C बोल रहा है नहीं यार मैं D को नहीं लाना चाहता, तो अगर आपने मेजॉरिटी बेसिस पर रखा तो यहाँ पे D आ जाएगा, फिर C वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि डीड जब बन रही थी तो C ने साइन मार रखे हैं डीड में, तो वहाँ पे C अब चुप ही रहेगा, कुछ बोल नहीं सकता वहाँ पे, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ए और बी के फेवर में बात चली जाएगी। सेम रूल्स रिगार्डिंग एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, जैसे रिटायरमेंट के थ्रू या डेथ के थ्रू, जब कोई पार्टनर चला गया फर्म से, तो उस टाइम पे कैसे सेटलमेंट किया जाएगा अकाउंट का, ठीक है। खासकर डेथ के टाइम पर कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, क्या उसका जो हिस्सा बन रहा है वो मान लीजिए साल है और साल के बीच में उसकी डेथ हो गई, तो उसका हिस्सा लास्ट में दिया जाएगा या उसके नॉमिनी को दिया जाएगा या चैरिटी में बांट दिया जाएगा, क्या है जो भी आप यहाँ पे मेंशन करवाएंगे प्रॉपर तरीके से, पैराग्राफ वहाँ पे लिखवाएंगे उस एडवोकेट से। बैंक डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, जो भी बैंक डिटेल्स हैं कि भाई कौन से बैंक्स हमारे कहाँ कहाँ, कितने बैंक्स, उनके अकाउंट नंबर क्या क्या, IFSC उनके कोड्स वो रहने वाले हैं, वो सारी तमाम बातें आपको यहाँ पे मेंशन करवानी है। सेम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक, इसका मतलब समझते हैं। तो जैसे कि कई बार ना आप कोई बुक उठाओगे और उस बुक के ऊपर पहले पेज में ही आपको नीचे कहीं ना कहीं दिख जाएगा, कहीं एक लाइन लिखी रहती है कि ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन ओनली। कभी नोटिस किया होगा आपने, तो फर्स्ट पेज में किसी भी बुक के नीचे ही दिख जाता है कि भाई वहाँ पे लिखा जाता है ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन ओनली। मतलब कोई भी लड़ाई है, कोई भी डिस्प्यूट का जो केस होगा वो दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन पे निपटाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो मान लीजिए TS ग्रेवाल सर की बुक है, ठीक है, और इसके जो वो हैं पब्लिशर वो सुल्तान चंद जी हैं, और इन्होंने बुक प्रिंट की हुई है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब मान लो ये बुक पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती है। अब मान लो तमिलनाडु में इस बुक को कोई पढ़ रहा है तमिलनाडु के अंदर, और उसमें एक एग्जाम्पल के अंदर उस पर्सन को उस एग्जाम्पल ने हर्ट कर दिया, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी बात लगी थी जो उस आदमी को पसंद नहीं आई। अब वो क्या करेगा, सुल्तान चंद जी पे केस करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस सी बात है, चलता रहता है, ये तो छोटी मोटी बात है, कोई किसी पे केस करता है, कोई किसी पे केस करता है, ठीक है। तो सुल्तान चंद जी ने अपनी बुक के अंदर साफ साफ पहले पेज के नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ के भी देख लेना, कि ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन। मतलब जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो किस बाउंड्री में निपटाए जाएंगे, दिल्ली की ज्यूरिसडिक्शन में निपटाए जाएंगे। मतलब उस आदमी ने अगर तमिलनाडु के हाई कोर्ट में केस ठोका तो यहाँ पे सुल्तान चंद जी का कहना है भैया हम नहीं आ रहे तमिलनाडु, अगर आपको केस ठोकना है तो आप हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आओगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम दिल्ली में इस्टेब्लिश हैं, तो आप दिल्ली में आइए, बार बार दिल्ली में आइए, हम नहीं आने वाले तमिलनाडु। इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम पूरे इंडिया में ही बस कोर्ट कचहरी के लिए जो है चक्कर काटते रहें, ठीक है। दिल्ली में आओ, केस ठोको हमारे ऊपर, हम लड़ने को तैयार हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपनी डीड के अंदर अपने बचाव के लिए इस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सेटलमेंट कैसे किए जाएंगे, उनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी। तो ये सब चीज़ें आप अपनी डीड के अंदर बता सकते हो। तो होपफुली सारे आइटम्स आपको समझ आए हो, कोई पॉइंट नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं उसको दोबारा से डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी डीड दिखाऊंगा रियल वाली, कि डीड एक्चुअली में दिखती कैसे है। ये आपके लिए एक जो रियल पार्टनरशिप डीड है मैंने यहाँ पे रखी है। देखो पहला तो आपका जो है यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एक स्टैम्प पेपर है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक लीगल पेपर है, ई स्टैम्प बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर। और इसके नीचे जो है टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से शुरू हो जाती है। तो जैसे कि ये किस जगह बनी है, मतलब कहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है, प्रयागराज जगह का नाम दिया हुआ है, एंड इस तारीख को ये डीड बनाई गई है बिटवीन, पहला पर्सन कौन है, मिस्टर सचिदानंद जी हैं, उनका पेन नंबर दिया हुआ है, उनका एड्रेस प्रॉपर दिया हुआ है यहाँ पर। सेम किसके साथ ही पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो मिस्टर जितेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, उनका पेन नंबर एंड यहाँ पे उनका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक। एंड नीचे इन्होंने टर्म एंड कंडीशन लिखनी चालू कर दी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेजर्स लोक सॉफ्ट सोल्यूशन इनकी पार्टनरशिप फर्म का जो है नाम है, और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर ये निकल कर आया है, और किस तारीख को ये स्टार्ट हुई है, कमेंसमेंट डेट इसकी 19 अप्रैल 2018 है। और किस तरीके का ये बिज़नेस करते हैं, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कमर्शियल कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ये क्या है, रिफर्बिस्ड, यानी ये क्या करते हैं, कंप्यूटर जो होते हैं उनको रिपेयर करके बेचते हैं, कुछ ऐसा कुछ ये करते हैं शायद, करेक्ट। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे मेजर्स लोक सॉफ्ट का जो एड्रेस दिया हुआ है। तो मैं कुछ खास जो पॉइंट्स हैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर 6 पॉइंट को देखें तो ये कौन सी वाली जो पार्टनरशिप है, एट विल वाली है, पर्टिकुलर वाली नहीं है। हर पेज पे इन्होंने साइन मारे हुए दोनों पार्टनर्स ने। एंड देन कैपिटल के बारे में भी बताया हुआ है कि एज़ पर बुक जो है कैपिटल रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो अच्छा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ये देखो यहाँ पे इन्होंने वो भी रखा हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड क्या क्या रहने वाला है इनका, फाइनेंशियल ईयर रहेगा फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च एवरी ईयर, इनका ये जो है फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है।
इन्होंने बीच में अभी अमेंडमेंट भी किया था, मतलब चेंज किया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 50-50 थी, बाद में इन्होंने 40-60 कर दिया है। तो ये चीज़ इन्होंने चेंज करी है, मतलब ये पहले से बनती हुई आ रही थी। यानी जो ये कैपिटल का पॉइंट है भाई, जब इस साल अगर कैपिटल लगाई होगी इन्होंने तो ओपनिंग कैपिटल, साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल। अब कैपिटल तो एक ही बार इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी 3-4 साल बाद आज की जगह पर आज, मतलब ये इस टाइम की डीड है, ये इस जगह की डीड है, मतलब अमेंडमेंट भी हुआ है इसके अंदर। तो कैपिटल की वैल्यू इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि वो बोला हुआ है एज़ पर बुक्स, यानी जो भी कैपिटल घट के बढ़ के जो भी आज कैपिटल है वो रही एज़ पर बुक रहेगी। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। बीच में नीचे अमेंडमेंट्स भी अगर करवाएं तो वो भी आप यहाँ दिखा सकते हो। देखो नेसेसरी कैपिटल 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए इन्होंने और एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एडिशनल इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और कोई अच्छा सा पॉइंट देखो यहाँ पे, सचिदानंद जी जो है वो यहाँ पे एक वर्किंग पार्टनर हैं, तो जिनको रेम्यूनरेशन जो है 25,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा, ये यहाँ बता रहे हैं। एंड इसके अलावा बस यही है यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैं पॉइंट ढूंढना चाह रहा था, वो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, कहीं पे कहीं मिल रहा है आप लोगों को तो बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ वो तो हो गई ऑलरेडी, सॉरी ये यहाँ पे दिखा दिया था मैंने, ठीक है। तो लास्ट में कुछ जो है आपके वो क्या बोलते हैं इनको, विटनेस है ना, गवाह, उनके भी साइन यहाँ पे ले लिए जाते हैं। एंड देन जो एडवोकेट थे वो यहाँ पे अपना स्टैंप मारते हैं, उनका जो भी लाइसेंस नंबर होता है उसके थ्रू इसको ऑथोराइज़ करते हैं कि जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है मेरे सामने मैं इनको अप्रूव करता हूँ, और एक स्टैम्प पेपर पे ये सब अटैच कर दिया जाता है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट कहलाता है। सो दिस इज़ द पार्टनरशिप डीड। इस तरीके से पार्टनरशिप डीड जो है बनती है, ठीक है। तो आपको रियल डीड दिखाने का यही पर्पज़ था। तो ये तमाम पॉइंट जो भी हैं आपके डीड के, ये आपको पता होनी चाहिए, इनको आपको ध्यान में रखना है। एक लास्ट स्लाइड हमारी आज के वीडियो की जो हम ख़त्म करेंगे, बोलता है इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अब दो बातें आती हैं, या तो पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, या बनी है लेकिन उसमें से कोई पॉइंट जो है आपने डाला नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल सैलरी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो आपने ये या तो डीड बनाई नहीं, या डीड बनाई तो लेकिन उसमें सैलरी का पॉइंट जिक्र ही नहीं करा कि भाई अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो वहाँ पे कैसे डील किया जाएगा, उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, ये मेंशन नहीं है आपके डीड के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है, जब सैलरी के ऊपर अगर पार्टनर के बीच में फाइट होगी तो वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। जज साहब क्या बोलेंगे, दिखाओ डीड दिखाओ। डीड दिखाएंगे, ये बोलेंगे भाई डीड में तो ये पॉइंट है ही नहीं, तो ये डांट लगाएंगे और ये बोलेंगे चुपचाप से मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे आप वर्किंग पार्टनर है या नहीं। आपकी गलती है कि आपने डीड में मेंशन क्यों नहीं किया। गॉट इट माय पॉइंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट और लेते हैं हम यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर हुआ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको रेशियो सेट करना था। मान लो इन्होंने रेशियो सेट किया था 60 एंड 40% का रेशियो सेट किया था, बाद में साल के एंड में, अच्छा ये सेट किया था ओरली, ये इन्होंने डीड बनाई लेकिन डीड में मेंशन नहीं किया, या फिर मान लेते हैं डीड बनाई नहीं, दो एक ही बात है ना, या तो डीड बनाई नहीं तो मतलब तो फिर तो कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो अगर प्रॉफिट के ऊपर अगर फाइट हो रही है, या डीड बनाई लेकिन उसमें प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया, ओरली डिसाइड कर लिया 60-40, लास्ट में ये 40 वाला कह रहा है कि यार नहीं मैंने मेहनत की थी, मुझे एक काम कर 45 दे दे यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने थोड़ा ये किया है वो किया है, मैंने भी एफर्ट्स लगाए हैं। तो ऐसे में ये कहेगा कि भाई मेरा 60 कम हो जाएगा, अगर तुझे 45 दूंगा तो फिर मेरे को 55 रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे में इनकी फ़ाइट हो गई। ये जाएंगे कोर्ट के पास, कोर्ट में जज साहब बोलेंगे सबसे पहले डीड दिखाओ, डीड बनाई नहीं, बनाई तो उसमें मेंशन नहीं किया, कोर्ट क्या कहेगा, डांट लगाएगा, जज साहब डांट लगाएंगे, कहेंगे भाग जाओ मेरी नज़रों से, जो भी प्रॉफिट है उसे कैसे बांटो, इक्वली बांटो। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। अच्छा ये एक्ट के अंदर मेंशन हुआ है। देखो सबसे बड़ा ना एक्ट है, कानून, उसको उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करा जाता है पार्टनरशिप डीड से। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो जो भी एक्ट के अंदर लिखा है फिर वो माना जाएगा, सिंपल सीधी सी बात है। तो एक्ट में लिखा हुआ है इफ़ डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग अगर डीड साइलेंट है तो फिर ऐसा किया जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रोविज़न यूज़ किए जाएंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फाइट हो रही है इन दोनों की, इंटरेस्ट ऑन, मान ली इसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, इसने 1 लाख रुपए, ये 5 लाख वाला कह रहा है कि यार 10% मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए फॉर्म से, ये कह रहा है ये बात तो हमने डील करी नहीं थी, इसमें बीच में फाइट हो गई। जज साहब कहेंगे भाग जाओ यहाँ से, कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं मिलेगा।
ऊपर नो सैलरी नो इंटरेस्ट, ठीक है। नीचे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर फाइट हो रही है, अगेन नो इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दैम, मतलब नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, मतलब इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। मान लो मिस्टर ए ने यहाँ से मज़े मज़े में 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए थे घर चलाने के लिए अपना, और इस बेचारे ने एक भी रुपये जो है यहाँ से विड्रॉ नहीं करा था एज अ ड्राइंग, ठीक है। अब ये वाला भाई साहब क्या बोल रहा है, चल भाई इसको बोल रहा है ओए जल्दी से ना इस 3 लाख रुपए पे 7% का या 8% का ब्याज भर फटाफट फॉर्म के अंदर। ये मना कर रहा है, कह रहा है इस बात का तुमने बात ही नहीं करी थी, कह रहा है नहीं यार तूने बहुत पैसे निकाल लिए हैं, ब्याज भर, फॉर्म का पैसा है ये, ठीक है, कंपनी का पैसा, मतलब फॉर्म का पैसा है, हमारी बिजनेस का पैसा है, ये मना कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, किसी से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे किसको नुकसान हो रहा है, इस वाले पर्सन को नुकसान हो रहा है, इसकी गलती है ना, इसने डीड में ये मेंशन करवाना चाहिए था, ठीक। तो डीड समझ के ना आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा होगा, कल को आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो आपको भी पता होगा कि यार डीड नाम की कोई चीज़ होती है, उसमें ये सब चीज़ें डाली जाती हैं और ये होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कभी कभी क्या होता है कि फर्म को पैसों की ज़रूरत होती है, तो ए और बी ने कैपिटल तो लगाया लेकिन और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो अगर ये बैंक के पास जाएगी फर्म, मतलब अगर फर्म बैंक से पैसे लेगी तो वहाँ पे कई बार होता है इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो ए ने बोला कि भाई देखो यार मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं, एक काम करता हूँ कैपिटल के अलावा मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ, मतलब फर्म को लोन दे देता हूँ। तो बी ने कहा हाँ यार ये ठीक है, बाहर से लोन लेने से बढ़िया एक काम कर मिस्टर ए, तू ही दे दे लोन, और फिर फर्म जो है एट द एंड में तुझे इंटरेस्ट पे कर देगी। अगर इस इंटरेस्ट का जो है रेट सेट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे एक्ट के अंदर जो लिखा है वो रेट ही अप्लाई किया जाएगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द पार्टनर जिसने भी लोन दिया है फर्म को, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखनी है। सैलरी के केस में नो सैलरी इज़ गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ गिवन अगर डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर is given by the rate 6% per annum, and profit will be distributed equally if deed is silent, and interest on drawing is will not be charged, सिंपल सीधी सी बात, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो आज की थोड़ी लंबी बन गई, वाई बिकॉज क्योंकि वो जो कंटेंट थे पार्टनरशिप डीड के वो थोड़े ज़्यादा थे, उनको एक एक करके बताना ज़रूरी था। जितना हम बेसिक्स को अच्छा रखेंगे ना उतना ही आगे जाके वीडियोज़ हमें आसान लगेंगी। यही मेरा टारगेट है और यही मेरा पर्पज़ है वीडियोज़ को ठीक से डेप्थ में बनाने का। एक बार टाइम दो, एक बार टाइम इन्वेस्ट करो, मज़ा आ जाएंगे, आपको पूरा सिलेबस ऐसा कवर अप हो जाएगा, आपके एक भी एमसीक्यूज आपसे छूटेगा नहीं, सीयूटी के लिए प्रिपरेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं करा है, और लाइक वगैरह कमेंट वगैरह ज़रूर करना, शेयर करना अपने ग्रुप्स के अंदर इन वीडियोज़ को, और मैं डेली रेगुलर बेसिस पे और ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।